हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेज। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और इसमें से कुछ प्रश्न पहले भी यूके ट्रिपल एससी ने कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1921 में किसके नेतृत्व में बैलगाड़ियों द्वारा अंग्रेजों का सामान न ढोने का आंदोलन चलाया गया था। तो किसके नेतृत्व में चलाया गया दोस्तों? पंडित मुकुंदराम जी के नेतृत्व में चलाया गया था 1921 में बैलगाड़ियों द्वारा अंग्रेजों का सामान न ढोने का आंदोलन। ठीक है, तो डायरेक्टली इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित मुकुंदराम जी के नेतृत्व में बैलगाड़ियों द्वारा अंग्रेजों का सामान न ढोने का आंदोलन किसके नेतृत्व में या कब चलाया गया था? तो 1921 में चलाया गया था। दूसरा हमारा प्रश्न है आज का कि धरासना के नमक निर्माणशाला में धरना देने वाले एकमात्र उत्तराखंड के व्यक्ति कौन थे? तो धरासना के नमक निर्माणशाला में धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति थे कौन? ज्योतिराम कांडपाल जी। अगर हम ज्योतिराम कांडपाल जी के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका संबंध था देवघाट अल्मोड़ा से, और यह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल हुए थे दोस्तों, जिसमें से एक व्यक्ति ज्योतिराम कांडपाल जी भी थे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के धरासना के नमक निर्माणशाला में भी धरना दिया था। तो इसी कारण इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि धरासना के नमक निर्माणशाला में धरना देने वाले एकमात्र उत्तराखंड के व्यक्ति कौन थे? वह थे ज्योतिराम कांडपाल जी। तीसरा हमारा प्रश्न है देवघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और यह प्रश्न यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो देवघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर की स्थापना ज्योतिराम कांडपाल जी के द्वारा की गई थी, जो कि एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से लौटने के उपरांत ज्योतिराम कांडपाल जी ने देवघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है, और ज्योतिराम कांडपाल स्मारक कहाँ स्थित है? वह भी देवघाट अल्मोड़ा में ही स्थित है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? और यह प्रश्न एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोस्तों कि गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों 30 मई 1930 को हुआ था। तो गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन 30 मई 1930 को कहाँ हुआ था? दुगड्डा में हुआ था। अगला हमारा पांचवा प्रश्न है इबटसन कांड कब हुआ था? तो इबटसन कांड हुआ था कब दोस्तों? 18 जुलाई 1930 को। और इबटसन कांड हुआ कहाँ था? यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में इबटसन कांड हुआ था। ठीक है, इबटसन कांड कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में 18 जुलाई 1930 को हुआ था। इबटसन पौड़ी गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर थे दोस्तों उस टाइम पे। और इबटसन कांड में बंदी बनाए गए व्यक्तियों की ओर से पैरवी किसने करी थी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने करी थी। तो इबटसन कांड कब और कहाँ हुआ था? 18 जुलाई 1930 को कंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में यह कांड हुआ था। और इसका नाम इबटसन कांड क्यों पड़ा दोस्तों? क्योंकि इस टाइम पे पौड़ी गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? इबटसन जी थे, और उनके द्वारा ही इस कांड में जो भी आरोपी थे उनको बंदी बनाया गया था। और उन आरोपियों की पैरवी किसने करी थी? बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने करी थी। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस स्थान को अंग्रेजों ने राजनीति का क्रीड़ा स्थल नाम से संबोधित किया है? तो उत्तराखंड के दोस्तों दुगड्डा नामक स्थान को अंग्रेजों ने राजनीति का क्रीड़ा स्थल नाम से संबोधित किया है। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल में दुगड्डा राजनीतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था दोस्तों, इसलिए अंग्रेज प्रशासकों ने भी इसे राजनीति का एक क्रीड़ा स्थल माना है। तो दुगड्डा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, और राजनीति का क्रीड़ा स्थल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स चलता है। उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों में जो कि आपके 40 मार्क्स की उत्तराखंड पूछी जाती है, उसके रिगार्डिंगली हमारा एक कंप्लीट कोर्स है दोस्तों। अगर आप उस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं 2500 उसकी कॉस्ट है। 5 से 6 महीने का आपका वो कोर्स रहेगा, जो कि आपका 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप उस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं और कोर्स से जुड़ने की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूट्यूब पर मेरे द्वारा कई सारी वीडियोज अपलोड की गई हैं, जैसे कि मैराथन क्लासेज, उत्तराखंड का इतिहास और अन्य ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट। तो आजकल आप वो पार्ट देख सकते हैं। निश्चित ही आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स में आपको वहाँ पर हेल्पफुल होगा, क्योंकि देखिए आपको पता है अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा हर चीज़ पे बैन लगा हुआ है, तो आप लोग भी घर पे ही हैं। ठीक है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी तैयारी को नया आयाम देने का। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि गढ़वाल का बारदौली किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदौली दोस्तों गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है। किसे? गुजड़ू क्षेत्र को। और वहीं पूछा जाएगा कुमाऊं का बारदौली किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। सल्ट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ठीक है, सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदौली कहा जाता है, और गढ़वाल का बारदौली कहा जाता है किसे? गुजड़ू क्षेत्र को। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गढ़वाल के गुजड़ू क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जहां पर कप्तान राम प्रसाद नौटियाल जी के नेतृत्व में लोग संगठित हुए थे दोस्तों, और राष्ट्रीय आंदोलनों में
गुजड़ू की भागीदारी के कारण ही इस क्षेत्र को गढ़वाल का बारदौली भी कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि गढ़वाल का बारदौली गुजड़ू क्षेत्र में जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो राम प्रसाद नौटियाल जी के द्वारा उसका नेतृत्व किया गया था। और कुमाऊं का बारदौली किसे कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है 8वां कि सहस्त्रताल, पवाली कांठा एवं भिलंगना नदी के उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो सहस्त्रताल, पवाली कांठा और भिलंगना नदी के उद्गम स्रोत या उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय जाता है किसे? इंद्रमणि बडौनी जी को। ठीक है, किसे? इंद्रमणि बडौनी जी को। और इंद्रमणि बडौनी जी को ही दोस्तों उत्तराखंड का गांधी कहकर भी संबोधित किया जाता है, उत्तराखंड का गांधी। ठीक है, और ये सहस्त्रताल, पवाली कांठा, भिलंगना नदी और खतलिंग ग्लेशियर ये सभी कहाँ स्थित दोस्तों? ये सभी है टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, सहस्त्रताल जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल या गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल भी है। ठीक है, और भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ये भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज का श्रेय इंद्रमणि बडौनी जी को जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम इंद्रमणि बडौनी जी ने दोस्तों यहाँ की यात्राएं करी थी और इन तीनों स्थलों की खोज में बडौनी जी का साथ इनके एक मित्र सुरेंद्र सिंह पांगते जी ने दिया था। तो प्रश्न इस प्रकार से ही बन सकता है दोस्तों कि सहस्त्रताल, पवाली कांठा एवं भिलंगना नदी के उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर की खोज में इंद्रमणि बडौनी जी का साथ किसके द्वारा दिया गया था? तो सुरेंद्र सिंह पांगती जी के द्वारा दिया गया था। अगला हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों कि चुलेरा सीम की गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो चुलेरा सीम की गुफा उत्तराखंड में चौखुटिया के पास अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जो हमारा बैराट क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा? चौखुटिया के आसपास का। ठीक है, कत्यूरियों की राजधानी के रूप में भी बैराट क्षेत्र को जाना जाता था। ठीक है, तो वही स्थित है क्या? चुलेरा सीम की गुफा। यहाँ पर शिवलिंग के आकार की आकृतियां बनी हुई है और 2008 में यहाँ पर कई शोध कार्य भी हो चुके हैं। तो चुलेरा सीम की गुफा कहाँ स्थित है उत्तराखंड में? तो ये अल्मोड़ा में चौखुटिया के पास में स्थित है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि तड़ाक ताल उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? तो तड़ाक ताल दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और चौखुटिया से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है क्या? तड़ाक ताल। और तड़ाक ताल के बारे में यह कहा जाता है दोस्तों कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ पर आए थे तो पानी न मिलने के कारण उन्होंने कपड़े धोने के लिए भीम द्वारा गदे से पहाड़ी पर प्रहार किया गया था, जिससे इस ताल की उत्पत्ति हुई थी। फिर पानी की निकासी के लिए तालाब की तलहटी पर उंगलियों से भीम द्वारा 5 सुरंगें बनाई गई थी और इन्हीं 5 सुरंगों से आज भी तड़ाक ताल से पानी की निकासी की जाती है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि तड़ाक ताल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो महाबली भीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में चौखुटिया से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तड़ाक ताल और यहाँ से 5 सुरंगें भी निकाली गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां कि हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बड़ौला किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो हरिकृष्ण उप्रेती जी और हीरामणि बड़ौला जी दोस्तों देघाट आंदोलन में शहीद हुए थे। तो डायरेक्टली यहां से प्रश्न बनता है कि हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बड़ौला जी कौन थे? यह थे दोस्तों क्या? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। और ये देघाट अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है दोस्तों, उसी देघाट आंदोलन में ये शहीद हुए थे। और ये देघाट आंदोलन हुआ कब था? तो 1942 में ही देघाट नामक स्थान पर देघाट आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। 19 अगस्त 1942 को रानीखेत के एसडीएम जॉनसन ने देघाट अल्मोड़ा में चल रही सभा पर नियंत्रण करने के लिए यहां पर गोलियां चलवा दी थी दोस्तों, जिससे हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बड़ौला जी शहीद हो गए थे। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है, हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बड़ौला किस आंदोलन में शहीद हुए थे? देघाट आंदोलन में। कब हुआ था? 19 अगस्त 1942 को देघाट आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसमें कि देघाट के उस टाइम पे जो रानीखेत के एसडीएम थे कौन? जॉनसन जी, उन्होंने यहाँ पर गोलियां चलवा दी थी जिसमें इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों कि हरिपुरा जलाशय किस जनपद में स्थित है? तो हरिपुरा जलाशय दोस्तों उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। एक टूरिज्म जलाशय के रूप में भी इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और हरिपुरा जलाशय को ही बौर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। क्या? बौर जलाशय। और कौन सी नदी पर स्थित है ये? तो हरिपुरा जलाशय या बौर जलाशय बौर नदी पर ही स्थित है। किस नदी पर? बौर नदी पर स्थित माना जाता है। अगला हमारा 13वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में कुली बेगार प्रथा को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कुली बेगार प्रथा को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रक्तहीन संज्ञा, रक्तहीन क्रांति के नाम से उत्तराखंड में किस आंदोलन को जाना जाता है? तो कुली बेगार प्रथा या कुली बेगार आंदोलन को उत्तराखंड में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। और किस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा था? यंग इंडिया पुस्तक में इन्होंने कहा था। ठीक है, और कुली बेगार आंदोलन का अंत कब हुआ था? या कुली बेगार प्रथा का, कुली बेगार कुली उतार कुली चढ़ाओ प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था कब? 13 से 15 जनवरी या 14 से 15 जनवरी 1900
1921 को, ठीक है, 14-15 जनवरी 1921 को उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर पर, ठीक है। अगला हमारा 14वां प्रश्न है कि मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर हरिद्वार जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मकरवाहिनी गंगा का भव्य मंदिर? हरिद्वार में। इसी के साथ साथ भारत माता मंदिर भी कहाँ स्थित है? यह भी हरिद्वार में ही स्थित है। चंडी देवी मंदिर वह भी कहाँ स्थित है? हरिद्वार में ही स्थित है। मनसा देवी मंदिर भी हरिद्वार में ही स्थित है। अगला हमारा 15वां प्रश्न है कि भौरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है? एग्जाम में पूछा गया काफी बार दोस्तों प्रश्न। तो भौरी अमोला कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। और जो भौरी अमोला कुंड है दोस्तों, यह एक प्रकार का क्या है? गर्म कुंड है, ठीक है। गर्म कुंड है क्या? भौरी अमोला कुंड, ठीक है। अगला हमारा 16वां प्रश्न है कि केदारनाथ पांडेय किसके बाल्यकाल का नाम था? ठीक है, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि केदारनाथ पांडेय किसके बाल्यकाल का नाम था या किसका वास्तविक नाम था? तो राहुल सांकरानंद जी के बाल्यकाल का नाम या वास्तविक नाम क्या था? केदारनाथ पांडेय था। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। केदारनाथ पांडेय राहुल सांकरानंद जी के बाल्यकाल। स्टार्ट कर रहे हैं 17वां क्वेश्चन दोस्तों, और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मद्रास बम कांड में उत्तराखंड से कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? और यह प्रश्न प्रीवियसली यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो मद्रास बम कांड में उत्तराखंड से शामिल क्रांतिकारी थे दोस्तों कौन? इंद्र सिंह गढ़वाली जी, ठीक है। अगर इंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इन्हें एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाता है, और इन्हीं को दोस्तों प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? प्रेम प्रकाश मुनि। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से प्रेम प्रकाश मुनि नाम से साधु वेश किसने बनाया था? तो इंद्र सिंह गढ़वाली जी ने बनाया था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इंद्र सिंह गढ़वाली जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल में। और मद्रास बम कांड से पहले इन्होंने गवर्नर पर नजर रखने के लिए प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से साधु का वेश बनाया था। बाद में इन्होंने इसी नाम से अपने साथियों के बीच में ये प्रसिद्ध हो गए थे। इसी कारण इंद्र सिंह गढ़वाली को प्रेम प्रकाश मुनि या फिर मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है मद्रास बम कांड की, तो इसमें क्रांतिकारी जो शामिल थे वो कौन थे दोस्तों? इंद्र सिंह गढ़वाली जी थे। तो अब मद्रास बम कांड हुआ कब था? ठीक है, तो मद्रास बम कांड हुआ था 4 मई 1933 को, ठीक है। 4 मई 1933 को मद्रास बम कांड हुआ था, ठीक है। अब इसकी पूरी घटना के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 28 अप्रैल 1933 को बच्चूलाल भट्ट ने कुछ क्रांतिकारियों के साथ मद्रास में ऊटी बैंक लूटा था दोस्तों। और यहाँ से भी दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊटी बैंक लूट कांड में शामिल उत्तराखंडी व्यक्ति कौन थे? तो वो थे कौन दोस्तों? बच्चूलाल भट्ट। और ऊटी बैंक डकैती कांड या लूट कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 अप्रैल 1933 को, ठीक है। इसके अगले ही दिन दोस्तों बच्चूलाल भट्ट तथा इनके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त इंद्र सिंह गढ़वाली, रोशनलाल, हीरालाल और अन्य क्रांतिकारी मद्रास से बाहर गए हुए थे। इन्होंने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए दोस्तों बम का प्रयोग करने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पूर्व ये बम का परीक्षण करना चाहते थे। और बम का परीक्षण मद्रास के पूर्व में रामेश्वर के निकट समुद्र तट पर किया गया, लेकिन इस बम परीक्षण के दौरान रोशनलाल की बम की चपेट में आने के कारण मृत्यु हो गई और इस बम कांड का पता दोस्तों ब्रिटिश सरकार को लग गया। उसके बाद पश्चात दोस्तों 4 मई 1933 को इंद्र सिंह गढ़वाली को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया और मद्रास बम कांड में इंद्र सिंह को 20 साल काला पानी का दंड सुनाकर अंडमान भी भेज दिया गया था। तो ये इसके रिलेटेड जो इंपोर्टेंट डाटा थी वो था दोस्तों। आप देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न क्या क्या है। मद्रास बम कांड में शामिल उत्तराखंडी क्रांतिकारी कौन थे? इंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, ठीक है। ऊटी बैंक लूट डकैती कांड में उत्तराखंडी कौन थे? वो थे बच्चूलाल भट्ट जी। ऊटी बैंक लूट डकैती कांड कब हुआ था? 28 अप्रैल 1933 को हुआ था, ठीक है। मद्रास बम कांड कब हुआ था? ये भी 1933 में ही हुआ था, ठीक है। अप्रैल मई 1933 में ही मद्रास बम कांड भी हुआ था, ठीक है। और इंद्र सिंह गढ़वाली जी का मूल नाम क्या था? वो था प्रेम प्रकाश मुनि और इनको मुनि के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा 18वां प्रश्न है कि कर्णकरायत नामक गाँव के पास उत्तराखंड का कौन सा ऐतिहासिक किला स्थित है? ठीक है, तो कर्णकरायत नामक गाँव के पास दोस्तों उत्तराखंड में बाणासुर का किला स्थित है और ये बाणासुर का किला कौन से जनपद में स्थित है दोस्तों? वो है चंपावत जनपद में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध किया था। इसी कारण दोस्तों बाणासुर का किला लोहाघाट से 6 से 7 किलोमीटर कर्णकरायत नामक गांव में स्थित है। तो बाणासुर का किला कहाँ पे है? चंपावत जनपद में लोहाघाट के पास में ही स्थित है। और कौन से गांव में स्थित है? कर्णकरायत गांव में स्थित है। इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं और यह प्रश्न भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों सुई का किला या सुइयों का किला ये भी कहाँ स्थित है? ये भी चंपावत जनपद में ही स्थित है। और इसकी स्थापना किसने करी थी सुई के किले या सुइयों की किले की? तो करी थी दोस्तों हमारी सोमचंद ने, ठीक है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा 19वां प्रश्न है कि मोहनचंद शर्मा मासीवाल किस कांड में शहीद हुए थे? ठीक है, तो मोहनचंद शर्मा जी मासीवाल जी दिल्ली के बाटला हाउस कांड में शहीद हुए थे, ठीक है। बाटला हाउस से एक मूवी भी बन चुकी है दोस्तों, जिसके कारण ये पॉइंट इंपोर्टेंट बन जाता है हमारा, ठीक है, कि मोहनचंद शर्मा मासीवाल किस कांड में शहीद हुए थे? दिल्ली के बाटला हाउस कांड में शहीद हुए थे। ये एक सब इंस्पेक्टर थे दोस्तों दिल्ली पुलिस में, ठीक है। और इनका संबंध था मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से। इनका जन्म भी अल्मोड़ा में ही हुआ था। उसके बाद ये सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो गई और बाटला जो हमारा
हाउस कांड हुआ था उसमें ये शहीद हो गए थे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों इन्होंने कई सारे ऐसे कांडों में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी मोहनचंद शर्मा मासीवाल जी को जाना जाता था। ठीक है, तो मोहनचंद शर्मा दिल्ली के बाटला हाउस कांड जो कि कब हुआ था, 19 सितंबर 2008 को हुआ था, उसमें शहीद हो गए थे और इनका संबंध कहां से था, अल्मोड़ा जनपद से था। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, आर्यन कन्याल का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो आर्यन कन्याल का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। इनका चयन हाल ही में दोस्तों सितंबर 2018 में उत्तराखंड से जो हमारी इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम होती है उसके लिए हुआ था। ठीक है, और ये मेनली रहने वाले हैं उत्तराखंड में डीडी हाट पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध माना जाता है और ये मुख्य रूप से क्या थे, ऑफ स्पिनर है। ठीक है, तो आर्यन करियाल का संबंध किस क्षेत्र से है, ये क्रिकेट से है दोस्तों। सितंबर 2018 में इनका चयन हुआ था किसमें, जो इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम होती है उसमें स्पिन बॉलर के रूप में। ठीक है, अगला हमारा 21वां प्रश्न है, उत्तरकाशी स्थित किस झरने का नाम एक अभिनेत्री के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो उत्तरकाशी में स्थित मंदाकिनी झरने का नाम दोस्तों एक अभिनेत्री के नाम पे पड़ा था। ठीक है, इसी कारण इस मंदाकिनी झरने को, मतलब ये जो झरना है इसी का नाम पड़ जाता है कि मंदाकिनी झरना, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। तो डायरेक्टली आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी झरना कहाँ स्थित है उत्तराखंड में, या मंदाकिनी वाटरफॉल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अभिनेत्री के नाम पर इसका नाम पड़ा गया मंदाकिनी, तो मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी जनपद में हरसिल और धराली के बीच में स्थित है दोस्तों। वर्ष 1985 में यहाँ पर राम तेरी गंगा मैली हो गई इस फिल्म में इस झरने को दर्शाया गया था और इसी झरने के नीचे इस फिल्म की अभिनेत्री मंदाकिनी पर नहाने का दृश्य फिल्माया गया था। इसके बाद ये जो झरना था, ये जो वाटरफॉल था, इसका नाम परमानेंटली मंदाकिनी झरना रख दिया गया। और कौन सी मूवी के नाम पे, राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म में भी एक झरना दिखाया गया जहाँ पे अभिनेत्री मंदाकिनी स्नान करती है या नृत्य करती है, तो वही झरना है हमारा क्या, मंदाकिनी झरना। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स भी चलता है दोस्तों, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 1 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा दोस्तों। 5 से 6 महीने का आपका ये कोर्स होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में आपको 30 प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, इंपोर्टेंट वन लाइनर ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और 2000 के आसपास वन लाइनर क्वेश्चंस की पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा और किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप हमारी पुरानी वीडियोज भी देख सकते हैं जहां पर आपको ये जानकारियां मिल जाएंगी। तो दिए गए नंबर है, यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं। तो उत्तराखंड का 10 से 15 बुक्स से विस्तृत अध्ययन यहाँ पे कराया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 22वां, पिथौरागढ़ जनपद के बनकोट नामक स्थान से किस वर्ष 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। तो बनकोट से दोस्तों 1989 में 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। कब, 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां, कि गोरखों के समय लगने वाला पुंगाड़ी किस प्रकार का कर था। तो गोरखों के समय लगने वाला पुंगाड़ी दोस्तों एक प्रसिद्ध भूमिकर था। क्या था, भूमिकर। ठीक है, पुंगाड़ी गाड़ी भूमि में चलती है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पुंगाड़ी क्या था, भूमिकर था और यह एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने उत्तराखंड का चंद राजवंश, परमार राजवंश, गोरखा राजवंश, ब्रिटिश शासन के ऊपर कुछ वीडियोज अपलोड की हुई है दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 4 घंटे की एक मैराथन क्लास भी मेरे द्वारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उत्तराखंड के, उसके ऊपर बनाई गई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा। अगला हमारा 24वां प्रश्न है कि मदर इंडिया मंदिर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, मदर इंडिया मंदिर यानी कि भारत माता मंदिर के नाम से भी हम इसे जानते हैं और यह कहाँ स्थित है, हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना करी थी किसने, स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने। और यह कितनी मंजिला है दोस्तों, 7 मंजिला मंदिर के रूप में जाना जाता है किसे, मदर इंडिया मंदिर को। ठीक है, यहाँ पर 7 मंदिरों में अलग अलग भगवानों की मूर्तियां या उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वह रखे गए हैं। तो मदर इंडिया मंदिर की स्थापना किसने करी थी, स्वामी सत्यमित्रानंद ने करी थी। ठीक है, मदर इंडिया यानी कि भारत माता का मंदिर उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद में स्थित है दोस्तों। यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद द्वारा 1983 में किया गया था, जबकि इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और दोस्तों स्वामी सत्यमित्रानंद जी को 2015 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था और संन्यास से पूर्व इनका नाम क्या था, अंबिका प्रसाद पांडे था। ठीक है, संन्यास के बाद इनको स्वामी सत्यमित्रानंद के नाम से जाना जाने लगा और 2015 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 25 जून 2019 को इनका निधन हो गया है। ठीक है, इसी कारण ये इंपॉर्टेंट भी फैक्ट है, हो सकता है कि करंट अफेयर में आपको स्वामी सत्यमित्रानंद जी के बारे में पूछ दे कि इनका मूल नाम या पूर्व नाम क्या था, वो था अंबिका प्रसाद पांडे। कब पद्म भूषण मिला था, 2015 में। ठीक है, अगला हमारा 25वां प्रश्न है दोस्तों, एक आवाज प्रारंभ किसके काव्य संग्रह है। ठीक है, तो एक आवाज प्रारंभ दोस्तों प्रकाश पंत के काव्य संग्रह, किसके, प्रकाश पंत जी के। ठीक है, जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री भी थे दोस्तों, जिनका जो हमारे कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते ही निधन हो गया था कैंसर के कारण। ठीक है, तो उन्हीं का एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है क्या, एक आवाज और प्रारंभ। ठीक है, अगर हम प्रकाश पंत जी की बारे में बात करें दोस्तों तो इन्हें एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और प्रकाश पंत जी का जन्म 11 नवंबर 1960 को पिथौरागढ़ जनपद में हुआ था। ठीक है, और कैंसर की बीमारी के कारण 5 जून 2019 को अमेरिका में इनका निधन भी हो गया था। ठीक है, और उत्तराखंड के जो
हमारे टैक्स मिनिस्टर थे, जो आयकर विभाग के जो मतलब मंत्री थे, उनके उस पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, वर्तमान में जो विभाग है प्रकाश पंत के सारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनके 2 काव्य संग्रह काफी प्रसिद्ध हैं, क्या, एक आवाज और प्रारंभ। ठीक है, इनकी एक कहानी थी, क्या, एक थी कुसुम, और इनके यात्रा वृत्तांत है, क्या, आदि कैलाश यात्रा और मैं काली नदी। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें नोट करनी है। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि आदि कैलाश यात्रा यात्रा वृत्तांत किसका है, तो प्रकाश पंत जी का है। मैं काली नदी यात्रा वृत्तांत किसका है, तो प्रकाश पंत जी का है। ठीक है, एक लेखक के रूप में या कहानीकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। एक थी कुसुम कहानी, ये भी प्रकाश पंत की है, और एक आवाज और प्रारंभ जो रचना है ये भी, या काव्य संग्रह, ये भी प्रकाश पंत जी के ही है। ठीक है, और वर्तमान समय में इनकी जो पत्नी है दोस्तों, वह पिथौरागढ़ की सीट से विधायक के पद पर तैनात है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 26वां कि किस स्थान को मुंशियारी और धारचूला में हरिद्वार के समान माना जाता है। ठीक है, तो छिपला केदार स्थान को दोस्तों मुंशियारी और धारचूला में हरिद्वार तीर्थ के समान पवित्र माना जाता है। इसी कारण दोस्तों छिपला केदार यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो छिपला केदार मेला या छिपला केदार यात्रा या छिपला केदार मंदिर कहाँ स्थित है, यह तीनों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों, जिसे मुंशियारी और धारचूला में हरिद्वार तीर्थ के समान माना जाता है। तो छिपला केदार कहाँ पड़ता है, ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। ठीक है, छिपला केदार यात्रा का भी यहाँ पे आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग में उपवन या स्वर्ग में इंद्र का उपवन किस स्थान को कहा गया है दोस्तों, तो स्वर्ग में इंद्र का उपवन फूलों की घाटी को कहा गया है। ठीक है, अगर हम फूलों की घाटी के बारे में बात करें दोस्तों, तो फूलों की घाटी की खोज 1931 में किसने करी थी, फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ के द्वारा की गई थी, जो कि कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे, और उसी दौरान इनकी नजर पड़ी थी कहाँ पे, फूलों की घाटी पर, और 1931 में इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। ठीक है, इसी के ऊपर दोस्तों फ्रैंक स्माइथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, क्या, वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक वह किसकी है, वो भी फ्रैंक स्माइथ की है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, फूलों की घाटी के बारे में थोड़ा सा, जिसे इंद्र का उपवन कहा गया है। ठीक है, नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित इस विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक सिडनी स्माइथ यानी कि फ्रैंक एस स्माइथ ने 1931 में करी थी। ठीक है, और इस दौरान फ्रैंक सिडनी स्माइथ के साथ इनके एक मित्र भी थे, कौन, होल्ड्सवर्थ। ठीक है, जो कि ये दोनों कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे दोस्तों, तब लौटते टाइम इनकी नजर पड़ी कहाँ पे, फूलों की घाटी में। ठीक है, और इस घाटी की सुंदरता के विषय में सुनकर क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन की ओर से एक अंग्रेज महिला दोस्तों मार्गरेट लैग 1939 में इस घाटी में आई, लेकिन दुर्भाग्यवश गंधमादन पर्वत पर फूलों का चयन करते समय पैर फिसलने के कारण इनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। ठीक है, और इसी अंग्रेज महिला की यहाँ पर कब्र भी बनी हुई है। तो एग्जाम में प्रश्न ये भी बन सकता है कि फूलों की घाटी में किसकी कब्र बनी हुई है। ठीक है, तो मार्गरेट लैग, ठीक है, जो कि अंग्रेजी महिला थी, बॉटनिकल गार्डन लंदन की ओर से यहाँ पे आई थी, उसकी यहाँ पर कब्र बनी हुई है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कभी 4 जुलाई 1939 को पांव फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों चमोली की यह फूलों की घाटी वृहद हिमालयी क्षेत्र या उच्च हिमालयी क्षेत्र या जो हमारा मुख्य हिमालय है उसमें स्थित है, और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 1982 में दोस्तों चमोली में स्थित इस फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और यह उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है फूलों की घाटी, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, और 2005 में दोस्तों यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1982 में, और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, 2005 में। ठीक है, और फ्रैंक स्माइथ ने दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी थी इस फूलों की घाटी के ऊपर, क्या, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, और इन्होंने इस पुस्तक में इस घाटी की तुलना आयरलैंड की सुंदरता से भी करिए, ये पॉइंट भी आपको जरूर नोट करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मात्र 87.5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और कामेट पर्वत से निकलने वाली पुष्पावती नदी के किनारे यह बसा हुआ है। ठीक है, कामेट पर्वत से निकल पुष्पावती नदी के किनारे फूलों की घाटी हमारी बची हुई है। ठीक है, जिसे नंदकानन या अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है जो कि मैं आपको पहले की वीडियोज में भी करा चुका हूं। अगला हमारा 28वां प्रश्न है कि पौड़ी के कोतवाल के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो पौड़ी के कोतवाल के नाम से कोतवाल सिंह नेगी जी को जाना जाता है। ठीक है, अब कोतवाल सिंह नेगी जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो कोतवाल सिंह नेगी जी का जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने इन्हें पौड़ी के कोतवाल की उपाधि दी थी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कोतवाल सिंह नेगी जी को पौड़ी के कोतवाल की उपाधि किसने दी थी, तो स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने दी थी। ठीक है, और कोतवाल सिंह द्वारा हिलमैन नामक पत्रिका भी निकाली गई थी। तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि हिलमैन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी, तो कोतवाल सिंह नेगी जी के द्वारा ही निकाली गई थी। अगला हमारा 29वां प्रश्न है दोस्तों कि मुख सरोवर के हंस कबूतर खाना और किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई किसके उपन्यास है। ठीक है, तो शैलेश मटियानी जी के उपन्यास है, क्या, मुख सरोवर के हंस कबूतर खाना और किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई किसके उपन्यास है, शैलेश मटियानी जी के। अगर शैलेश मटियानी जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार। ठीक है, और इनके जन्म के बारे में भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि शैलेश मटियानी जी का जन्म कब हुआ था, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। तो शैलेश मटियानी मतलब कहाँ हुआ था, तो अल्मोड़ा के बालाछीना नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए
जान लेते हैं। शैलेश मटियानी जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा जनपद के बाड़छीना नामक गांव में हुआ था और इनके पिताजी का नाम था क्या, बिशन सिंह मटियानी। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, वो था रमेश चंद्र मटियानी। तो आप सभी पॉइंट नोट करिएगा। जन्म 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा जनपद में हुआ था, अल्मोड़ा जनपद के बाड़छीना में। पिताजी का नाम था बिशन सिंह मटियानी और उन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार के नाम से भी जाना जाता है और इनके बचपन का नाम क्या था, होता रमेश चंद्र सिंह मटियानी। ठीक है, शैलेश मटियानी जी को महान आंचलिक साहित्यकारों की श्रेणी में रखा जाता है, इसी कारण इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इनका एक काफी प्रसिद्ध उपन्यास है क्या, बोरीवली से बोरीबंदर। ठीक है, तो बोरीवली से बोरीबंदर तक जो हमारा आंचलिक उपन्यास है, यह भी किसका है, शैलेश मटियानी जी का पहला आंचलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है और यह भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और जो बोरीवली से बोरीबंदर उपन्यास था यह 1959 में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में उन्होंने मुंबई के 2 स्टेशन बोरीवली और बोरीबंदर के बीच निवास करने वाले समाज का वर्णन किया है। ठीक है, और मटियानी जी ने दोस्तों विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिका का भी संपादन किया है। यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों कि विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, शैलेश मटियानी जी ने किया। ठीक है, और शैलेश मटियानी जी की ही स्मृति में दोस्तों उत्तराखंड में एक पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, शैलेश मटियानी शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाता है। शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में। और किसे दिया जाता है, शिक्षकों को दिया जाता है और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। बार बार दोस्तों शैलेश मटियानी जी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि क्या, बोरीवली से बोरीबंदर बता दिया। ठीक है, कबूतर खाना और चिट्ठीर सेन, हौलदार, किस्सा नर्मदा, बेन गंगूबाई, मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों, पुनर्जन्म के बाद, मुठभेड़, उगते सूरज की किरण, चौथी मुट्ठी, दो दुखों का एक सुख, मेरी 33 कहानियां, तीसरा सुख, जंगल में मंगल, चील, किसके राम कैसे राम, कागज की नींव। ठीक है, ये इनकी कुछ जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इनकी कई सारी रचनाएं हैं। ठीक है, और एट लास्ट 24 अप्रैल 2001 को दोस्तों इनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है शैलेश मटियानी जी के बारे में, जो कि आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्रीनगर में सामशाही बागान का निर्माण किस पवार वंशी शासक ने किया था। ठीक है, तो श्रीनगर में जो सामशाही या सामाशाही बागान था, जिन्हें श्यामशाह बागान के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण किसने किया था, श्याम शाह ने किया था। ठीक है, और श्याम शाह दोस्तों जिन्हें परमार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। ठीक है, तो पवार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, श्याम शाह को कहा जाता है। ठीक है, और ये श्याम शाह कौन थे, यह बलभद्र शाह के पुत्र थे और परमार राजवंश के कौन से राजा थे, 44वें राजा थे। ठीक है, परमार राजवंश के 44वें राजा थे जिन्होंने सामशाही बागान का निर्माण करवाया था। ठीक है, और शामशाह टिहरी के परमार राजवंश से इन्हें पवार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया था बहुत टाइम पहले कि चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, तो देवीचंद को दोस्तों चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। वहीं पवार वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है श्याम शाह को। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको उत्तराखंड की कई अन्य ऑब्जेक्टिव वीडियोज भी बना के दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए जरूर वो बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको उत्तराखंड विस्तृत रूप से पढ़ाई जाएगी। यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है और यूके पीएससी का जो सिलेबस है वो आपको इस कोर्स में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और बैच स्टार्ट आपका होगा 1 जून 2020 से। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमें व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कोर्स की सारी डिटेल्स भी बता देंगे। और इस कोर्स की आपकी फीस होगी 6 महीने की मात्र 2500 रुपये दोस्तों। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा और उत्तराखंड की तैयारी के लिए आपको अन्य सोर्सों पर भटकना नहीं पड़ेगा और काफी सारी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे कोर्स से, हमारे नोट से उत्तराखंड की अपनी तैयारी को एक उचित मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ही साथ हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।